गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज का अपना क्वेश्चन है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। इंट्रोडक्शन। द 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, पॉपुलरली known as Stockholm Conference, is regarded as the Magna Carta of environmental law। तो मैग्ना कार्टा को ही बोलते फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई 1972 में, जो की थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे रिलेटेड टॉपिक पे, और उसको ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोला गया। और उसमें जो भी डिसाइड हुआ वो मैग्ना कार्टा बोला गया एनवायरमेंटल लॉ का, मतलब फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। For an LLB student in India, its importance lies in how it transformed India from a country with scattered forest law into global leader in environmental constitutionalism। मतलब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इसका, मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का जानना। इसकी वजह से इंडिया के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया जिससे जो इंडिया थी वो स्कैटर्ड फॉरेस्ट लॉ थे, मतलब जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ थे वो ऐसे बिछड़े बिखरे बिखरे हुए थे इंडिया के अंदर। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया के अंदर की जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉस थे वो एकदम प्रॉपर वे में क्या बोलते हैं अपन उसको, कम मतलब ये करे गए, मर्ज करे गए। सो इसीलिए ग्लोबल लीडर बोला जाता है इंडिया को इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। अभी India's then Prime Minister Indira Gandhi was the only foreign head of state to attend, famously stating that poverty is the greatest polluter, linking environmental protection with development। मतलब जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी तब की, इंदिरा गांधी, वो थी इधर, मतलब जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उधर ये गए थे, इंदिरा गांधी जी गए थे। तो उन्होंने फेमसली बोला कि पोवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट पोल्यूटर, मतलब गरीबी सबसे ज़्यादा ये पोल्यूशन कॉज करती। सो इसको उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट से लिंक के साथ बोला था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की प्रिंसिपल्स, सो अभी ये इंपॉर्टेंट है अपने को। द कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 26 प्रिंसिपल्स। द मोस्ट रिलेवेंट फॉर इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस आर, मतलब उसमें 26 प्रिंसिपल्स दिए गए थे, बट उनमें से मोस्ट रिलेवेंट कौन से थे? वो था प्रिंसिपल 1। मैन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ लाइफ इन एन एनवायरनमेंट ऑफ क्वालिटी। मतलब आदमी के पास, इंसान के पास फंडामेंटल राइट है टू फ्रीडम, इक्वालिटी और अच्छी कंडीशन ऑफ लाइफ, और ऐसी इन्वायरमेंट में जो कि क्वालिटी इन्वायरमेंट बोले अपन उसको। प्रिंसिपल 2 था, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ मस्ट बी सेफ गार्डेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, इंटर जनरेशनल इक्विटी। सो जो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सेफ गार्ड किए जाए ताकि उनके बेनिफिट आज की जनरेशन तो ले ही पाए और साथ ही में फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। प्रिंसिपल 11 था, एनवायरमेंटल पॉलिसीज ऑफ ऑल स्टेट शुड एनहांस एंड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्रेजेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग कंट्री। मतलब जो आज की एनवायरमेंटल पॉलिसीज है स्टेट की, वो और भी एनहांस की जाए और वो एडवर्सली, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे प्रेजेंट पे या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट के पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पे। इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। सो ये तीन प्रिंसिपल जो थे वो 26 में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, तो ये आप पढ़ के थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर लेना मन से। इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट DPSP। To fulfill the commitments made at Stockholm, India became the first country to incorporate environmental protection directly into Constitution via 42nd Amendment Act 1976। मतलब ये कमिटमेंट फुलफ़िल कर रहे, मतलब जो भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कमिटमेंट दिए थे इंडिया ने, वो फुलफ़िल करने के लिए इंडिया ने सबसे पहली कंट्री बनी इंडिया जिसने इनकॉर्पोरेट करा ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉ को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके देश के। आर्टिकल 48A DPSP, it mandates that states shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife। ये अपन ने कितनी बार देखा। उसके बाद आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी, इट मेक्स इट अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब 48A के अंदर स्टेट की ड्यूटी बनती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, और 51A क्लॉज जी के अंदर सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। आर्टिकल 253, दिस आर्टिकल गिव अ पार्लियामेंट टू पावर टू मेक लॉज फॉर द होल कंट्री टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। मतलब ये आर्टिकल इसलिए इम्प्लीमेंट करा गया क्योंकि इससे पार्लियामेंट को पावर दी गई
कि वो लॉज बना सकते जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अंदर डिक्लेरेशन हुआ उसके ऊपर, और पूरे कंट्री के लिए। लेजिस्लेटिव इवोल्यूशन इन इंडिया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एक्टेड एज द ट्रिगर फॉर मेजर The Stockholm Conference acted as the trigger for major environmental statutes in India before 1972. India primarily had the Indian Forest Act 1927. Post 1972, a wave of modern legislation followed. मतलब जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने ट्रिगर कर दिया, कुछ ऐसे लॉज बने इंडिया में जो इन्वायरमेंट को, मतलब मेजर लॉज बने इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंडिया में इसके बाद। और 1972 के पहले एक सिर्फ इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था जो कि 1927 में बना था। बट ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होने के बाद, मतलब 1972 के बाद एक लहर सी आ गई ये इन्वायरमेंटल लॉस की। सो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया, फिर एयर पोल्यूशन एक्ट आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, ऐसे एक्ट आते गए फिर। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनैक्टेड शॉर्टली आफ्टर द कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पेसीज, मतलब जो एंडेंजर्ड स्पेसीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आया, द फर्स्ट स्पेसिफिक लॉ टू क्रिएट रेगुलेटरी बोर्ड्स CPCB एंड SPCB। इनका कोई फुल फॉर्म है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समथिंग, कुछ तो भी है, देख लेना गूगल। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एक्सपांडेड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एयर क्वालिटी, मतलब एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ये एक्ट आया। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नोन एज द अम्ब्रेला लेगिस्लेशन। हाँ, बहुत बार पेपर में अम्ब्रेला लेगिस्लेशन भी बोलते बरा, उस टाइम कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा शब्द सुन लिया नया। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को ही अम्ब्रेला लेगिस्लेशन बोलते। इट्स अ प्रीएम्बल एक्सप्लिसिटली स्टेट्स इट वॉज इनैक्टेड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये इसलिए बनाया गया ताकि जो भी डिसीजंस लिए थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में वो इम्प्लीमेंट किए जा सके। मतलब एक्चुअली वो लिए थे तो 1972 में ही लिए थे, बट उनको इम्प्लीमेंट करने तक 1986 आ गया। जुडिशियल इम्पैक्ट। द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड द वोकेबलरी फॉर इंडियन जुडिशियरी टू डेवलप इन्वायरमेंटल डॉक्ट्रिन्स यूजिंग द स्पिरिट ऑफ स्टॉकहोम। द सुप्रीम कोर्ट डेवलप एक मिनट, हाँ। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद जुडिशियरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो सबसे पहले तो उन्होंने एक वोकेबलरी प्रोवाइड कर दी इंडियन जुडिशियरी के लिए ताकि वो इन्वायरमेंटल डॉक्ट्रिन डेवलप कर पाए। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डॉक्ट्रिन दी जो था बैलेंसिंग इकोलॉजी विथ इकोनॉमी। देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दिया जुडिशियरी ने, टेकिंग एक्शन इवन बिफोर साइंटिफिक सर्टेनिटी ऑफ हार्म इज एस्टेब्लिश। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मेकिंग द पॉल्यूटर लायबल फॉर बोथ कंपेंसेशन एंड रिस्टोरेशन। ये डिटेल में देखने वाले अपन। इधर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। तो सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपली सबसे पहले डिक्लेरेशन क्या क्या थे, 26 प्रिंसिपल थे, उनमें से 3 मेन कौन से थे। देन इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, आर्टिकल 48A, 51A एंड 253। देन इवोल्यूशन क्या हुआ, ये एक्ट 4 बने। देन जुडिशियरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये प्रिंसिपल्स आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। सिंपल।